आज इस सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने एस आर्जन मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर इस क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आई हूं आपकी जो अपनी क्लास 10th है उसका प्रश्नावली नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर आपको जो है बिल्कुल फ्री में जो है पूरी अपनी बुक क्लास 10th की मैथमेटिक्स की कंप्लीट करनी है बड़े इजी और अच्छे तरीके से सभी सवालों के साथ में, तो आप हमारे इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स के साथ जुड़ जाइए और प्लीज 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 अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि और भी बच्चे जो है यहाँ हमारे चैनल एस आर मैथमेटिक्स के साथ जुड़ सके। ठीक साहब, अब अपन इस क्लास के अंदर जो है ना अपना जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या क्या डेफिनेशंस या सूत्र अपने इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर? चलिए, प्रश्नावली का नाम है अपना वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से ऊपर भी बहुत सारी संख्याएं होती है, समेशन संख्या वगैरह वगैरह जो भी है, अपने उनसे लेना देना नहीं, अपने केवल वास्तविक संख्या है। तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके नीचे क्या क्या एरिया आता है छोटी मोटी, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो वास्तविक संख्याएं समझना ध्यान से भाई, लिखने का काम बाद में, पहले आराम से इसको एक बार क्लियर समझ लो। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है? वास्तविक संख्याओं में एक तो आता है परिमेय संख्या। क्या आता है बेटा? परिमेय संख्या। और दूसरा आता है इसका उल्टा, अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याओं में क्या आता है? तो परिमेय संख्या के अंदर वापस दो पार्ट आते हैं। एक तो आती है भिन्न वाली संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और दूसरी आती है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। क्या आती है बेटा? पूर्णांक संख्या। क्लियर? फिर पूर्णांक संख्या में क्या आता है? तो पूर्णांक संख्या में आता है अपना, एक तो आता है ऋण पूर्ण संख्या और एक पूर्ण संख्या। क्या आएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? तो पूर्ण संख्या में आता है, एक तो आता है अपना जीरो, यानी कि डायरेक्टली चलो शून्य, वाह शून्य लिख देते हैं। ये आता है शून्य, इधर आती है अपनी प्राकृत संख्या। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मामला आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं के एरिया में क्या क्या आता है। तो वास्तविक संख्याओं में आता है सबसे पहले अपना परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या के बाद में क्या आता है? तो परिमेय संख्या के बाद में अपना क्या आता है? परिमेय आता है। और फिर परिमेय संख्या के एरिया में क्या आता है? तो भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या आती है। और इसमें फिर क्या आता है बेटा? तो इसके अंदर जो है पूर्णांक संख्या में वापस ऋण पूर्णांक, और ये पूर्ण संख्या आएगी, पूर्ण वापस शून्य, और क्या होगा? प्राकृत संख्या हो जाएगी। ये छोटी सी वास्तविक संख्याओं का चार्ट था जिसके अंदर ये आती है। अब इनकी डेफिनेशंस की बात करें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। भिन्न का कोई रोल है ही नहीं, जो पी बाई क्यू यानी कि जो भिन्नात्मक में होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी। और पूर्णांक संख्या क्या है? ऋण पूर्णांक की। और ये सारी क्या है, इनके बारे में अपन बात करें। जो जो अपने काम की चीजें हैं और जो इस बुक के अंदर पूछे जाने वाली है, पेपर्स के अंदर पूछी जाती है, उनके बारे में अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर भाई? चलिए, और वन बाय वन करके जो भी चीजें हैं यूज करने वाली इस चैप्टर के अंदर, वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन होती क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। वे संख्याएं जिनका संभव मान हो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। शायद दिख रहा होगा क्लियर आपको, दिख रहा ना? थोड़ा सा अपना क्या फ्री पॉकेट का है सारा मामला, तो ऐसे ही चलेगा दिखने में। जब समय आएगा तो अच्छे से इसको सेट करके क्लियरिटी को अच्छा करेंगे अपन। समझे? चलिए, कि वास्तविक संख्याएं क्या है। अब डेफिनेशन के थ्रू अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनका
या जिसका संभव मान हो, वे संख्याएं जिसका संभव मान हो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्याओं में क्या आएगा? तो जैसे बात करें अपन, अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसमें 25 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 0.246 डॉट डॉट ही आ जाएगा आदि। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी संख्या आ जाएगी, इतनी सारी, माइनस की आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, बटे वाली आ जाएगी, रूट वाली आ जाएगी, पॉइंट वाली आ जाएगी, सारी आ जाएगी। पर ऐसी संख्याएं नहीं आएगी जैसे 2 प्लस आयोटा 2, ऐसी वाली जहां पर ये चीज आ जाएगा ना, वो नहीं आएगी इसके अंदर। ये और ये माइनस रूट माइनस वाली संख्या इसके अंदर नहीं आएगी। जिसका संभव मान है, अपन ने क्या ना, वे संख्या जिसका संभव मान हो में अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में ऐसे वगैरह वगैरह जो भी है आप देख लेना एक बार। क्लियर है भाई? डेफिनेशन आपको याद रखनी है विशेष तौर पर। तो अब बात करें अपन वास्तविक संख्या के बाद में क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात करें अपन की परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आएगा वे संख्याएं जिन्हें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे बात करें बेटा अपन 1 है, 2/3 है, 0 है, 5/4 है आदि। P/Q के रूप में कैसे? तो 1/1 लिख सकते हैं इसको भी अपन, और ये 2/3 P/Q है, 0 है, तो 0 के बटे हम 1 मानेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो यानी कि ये क्या होगा? इसकी परिमेय संख्या हो गई है। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या करेंगे अपन? वे संख्याएं, परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी है ना, उन्हें अपरिमेय, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर भाई? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या कैसे सर? तो जैसे रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे √2 है, √5 है, कोमा ऐसे हैं जैसे 2.34567 डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। तो ये सारी कौन सी संख्याओं में आ जाएगा? अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगा, यानी इन्हें बटेवा के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए, ये डेफिनेशन पूछी जाती है अपने इस चैप्टर के अंदर। फिर इसके बाद में अपन ने लिखा था परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भिन्न वाली और एक होती है पूर्णांक संख्या। तो भिन्न वाला तो कोई ज्यादा रोल है नहीं, विशेष इसके अंदर अपने बुक में, क्योंकि भिन्न का तो वैसे सभी को पता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं किसके रूप में हो, जो संख्याएं अंश बटेवा हर के रूप में हो उन्हें अपन कौन सी संख्या कहेंगे? भिन्न वाली संख्या कहेंगे। जैसे 2/3 है तो ये भी क्या हो गई? भिन्न के रूप में हो गई। क्लियर? तो ज्यादा इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या, फिर पूर्ण संख्या और फिर प्राकृत संख्या, ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए विशेष तौर पर। चलिए तो आगे हेडिंग डाल दीजिए, पूर्णांक संख्या। नाम से ही पता चल रहा, पूर्ण अंक क्या है, पूर्ण अंक, यानी उसमें सारे आ जाएंगे, प्लस के मान भी आ जाएंगे और माइनस के अंक भी आ जाएंगे, प्लस के अंक भी आ जाएंगे और माइनस के अंक भी। जैसे ये लिखा पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। और क्या होती है, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब जैसे माइनस डॉट डॉट चलता जा रहा है, माइनस के 2 है, माइनस के 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या में आएगी। क्लियर मामला। चलिए इसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि इसको दर्शाते हैं अपन W से, होल नंबर, ठीक है, W से। और ये होती है 0 से अनंत तक की संख्या। 0 से अनंत तक की जो संख्या होगी बेटा, वो किसके अंदर आएगी, पूर्ण संख्या में आएगी। 0 से अनंत तक की संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्या में। इसका मतलब क्या है मामला इसके अंदर, तो मामला ये है कि 0 है, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डॉट 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 आगे ये चलता ही जाएगा अनंत तक। तो यानी कि 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो किसके अंदर आएगी बेटा, पूर्ण संख्या में आ जाएगी। इसको किससे दर्शाते हैं, W से। पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाते हैं, जेड से। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या इसके अंदर आ जाती है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई, नहीं है ना दिक्कत, बड़ा इजी और आसान। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए अब आता है इसके बाद में एक और चीज छुटी हुई है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको दर्शाते हैं n से, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक की संख्या, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलती जाएगी। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, प्राकृत संख्या में आ जाएगी। इसको किससे दर्शाते हैं, n से, यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ये पहले चैप्टर के अंदर कुछ परिभाषाएं थी जो काम आने वाली है। इसके बाद में एक फॉर्मूला काम आता है बेटा, एक फॉर्मूला काम आता है, a इंटू बी बराबर, a इंटू बी बराबर क्या होगा, LCM इंटू HCF। जहां पर क्या होगा, जहां a बराबर क्या है, पहली संख्या, a बराबर क्या है, पहली संख्या, b बराबर क्या है बेटा, तो दूसरी संख्या, b बराबर क्या है, दूसरी संख्या। HCF बराबर क्या है और LCM बराबर क्या है, तो HCF यानी कि तो मैथ से क्या होगा, मैथ से, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन महत्तम समाप वर्तक, महत्तम समाप वर्तक। इसको बोलेंगे लसण, नहीं भाई लसण नहीं रहे, लघुत्तम समाप वर्तक। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लघुत्तम समाप वर्तक बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्मूला ना लिखना चाहो, a इंटू बी बराबर है HCF इंटू LCM न लिखो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दो पूर्णांकों का गुणा, दो पूर्णांकों का गुणा बराबर भी क्या होगा, HCF इंटू LCM। दो पूर्णांकों का गुणा यानी कि वही तो हो गया, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। नहीं सर ऐसे भी ना लिखे तो एक और होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, फॉर्मूला वही है, आप तीनों टाइप में ऐसे इसको छाप सकते हो कि क्या इसका रोल है भाई। ठीक है,
तो ये क्या है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे काम में लेना है, वो सारी बाकी की चीजें बाद में। पहले अपन बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आने वाला है, क्या क्या आपको याद करना है, क्या क्या सूत्र और परिभाषा इसके अंदर पूछी जाएगी, वो सारी मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो जब चैप्टर पढ़े तब कि सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो वो सारा अपने इसके अंदर है तो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको याद करना है और समझना है अच्छे से इसको, ताकि आपको जब चैप्टर पढ़ो तो कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। तो ये एचसीएफ और एलसीएम वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर आ चुका है। क्लियर भाई। इसके बाद में एक चीज और आती है, वो है अपनी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या है सर, देखिए ध्यान से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, ले लीजिएगा, है ना। और वैसे भी अगर उतारना हो तो आप थोड़ा मतलब बाद में उतार लीजिए, एक बार साथ के साथ समझते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते फिर। ये तो हुआ संख्याओं के बारे में। एक डेफिनेशन और आती है इसके अंदर, प्रमेय है। प्रमेय पूछी जाती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसका कथन आपको याद करना है। जैसे यहां पर लिखूं मैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब क्या होती है ये, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। सर क्या है माजरा इसका, तो देखिए आप ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखूं तो 10 को अपन लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5। 10 क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी और संख्या का भाग जाता है। एक और स्वयं को छोड़कर भी किसी और संख्या का भाग जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहता है। तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा, 5 का जा रहा, खुद 10 और 1 के अलावा भी किसी और का जा रहा है। तो 10 को जो है अपन, अब 10 भाज्य संख्या हो गई तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 10 के गुणनखंड क्या आते हैं, 2 इंटू 5। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों ही क्या हो गई, अभाज्य संख्या। जैसे 25 लूं मैं, 25 है, 25 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। सर ये तो छोटी संख्या। जैसे 100 लूं मैं तो 100 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो यानी कि यहाँ पर जैसे 2 की घात 2 का मतलब 2 इंटू 2 है और 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 है। तो यानी कि जो 100 है, 100 तो भाज्य संख्या थी, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन ने लिख दिया। ये सारे गुणनखंड जो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है भाई, आया ये बात समझ में। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इधर थोड़ा नोट कर लीजिएगा अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो, भाज्य संख्या जिसके जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य में क्या आएगा, तो अभाज्य में आएगा जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अपन क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर भाई, आ गया समझ में ये। तो ये अपने इस पहले चैप्टर के अंदर काम आने वाली कुछ चीजें थी। इसके अलावा जो है इसके अंदर शायद ही कुछ काम आवे। संख्याओं के प्रत्येक वरिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, चलिए ये भी कर लिया अपन ने, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाऊं भाई मैं, चलिए एक चीज और नोट कर लीजिए। हालांकि ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती, अब जो लिख रहे हैं अपन वो कभी पहले ना पूछी गई और पूछी जाएगी, पर थोड़ा सा बेसिक के लिए भाई कभी हालांकि पूछ लेवे गलती से
तो पहले कभी नहीं पूछी गई है ना। तो एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। और एचसीएफ का मतलब पता है ना भाई, महत्तम से महत्तम समाप्त वर्तक। और एक आता है एलसीएम, इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा? सबसे बड़ी घात आएगी। उसमें क्या आएगा? सबसे बड़ी घात आएगी और उभयनिष्ठ नहीं होगा, ध्यान रखना। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल वो क्या होता है? तो वो एलसीएम के अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें आप छाप लीजिएगा एक बार, ये भी कहीं ना कहीं काम की चीजें जरूर है। अब क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, ये डेफिनेशन क्या है, वो अपन समझेंगे अगली क्लास के अंदर। जब अपना सवाल आएगा ना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उस क्लास के अंदर मैं क्लियर करूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी थी और कैसे इसका यूज हो रहा है। ठीक है ना? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन और कुछ छूट गया हो तो। बाकी सारा क्लियर है और अपन ने जो भी काम आने वाली चीजें हैं वो सारी यहाँ पर लिख दी है। एक चीज और, यदि कोई कोई अभाज्य संख्या है और ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और लिख देते हैं नीचे, यहीं पर है ना। यदि पी कोई अभाज्य संख्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है ना a को भी विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे p मान लो मैं अभाज्य संख्या 5 मान लो, जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि किसको विभाजित कर रहा है? जैसे मैं यहां पर कहूं मैं 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, इसमें सेम मिल गई गलती से, भले आप यहां पर 25 लिख लो। अब दोनों सेम है क्या? p और a सेम नहीं है, तो देखो 5 और 25 सेम नहीं है, तो p यानी कि 5 ए स्क्वायर को यानी 25 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जा रहा नहीं जा रहा भाई, 5 इंटू 25 125, तो 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो क्या कह रही है सवाल की भाई p जो है ना उसके विदाउट स्क्वायर यानी बिना स्क्वायर वाली संख्या a को भी विभाजित करेगा, तो यानी कि 25 के स्क्वायर को 5 विभाजित करना है, तो 25 का बिना स्क्वायर यानी 25 को भी 5 विभाजित करेगा, कितनी बार? 5 बार। तो क्लियर है भैया? ठीक है ना? तो ये अपना जो है बेसिक जो है अपना पहली प्रश्नावली का वास्तविक संख्याओं का एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आया होगा। एक बार नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को, और अगला जो क्लास आएगा उसके अंदर जो है अपन इसके प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनको सोल्व करने का और समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और अगर आप जो है क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपके मित्रगण हैं तो उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सके और पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। दोस्तों फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितने भी सवाल हैं सारे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाला हूं, बड़े इजी और आसान वे में समझाने वाला हूं।
तो आप प्लीज प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों को नमस्कार और धन्यवाद चाहूंगा मैं कि आपने अपना कीमती समय इस चैनल को, इस क्लास को दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही जो है कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।